हेलो स्टूडेंट, मैं विजय कुमार बीएस केमिस्ट्री क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था और अंत किया था फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और उसका एक न्यूमेरिकल हमने बताया था। आज एक्सरसाइज क्वेश्चन का 3.5 को देखें। ये फैराडेज लॉ पर ही आधारित है कि ये सोल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, यानी C हो गया इसमें 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट, यानी T हो गया 20 मिनट, यानी 20 इंटू 60 सेकेंड, यानी 1200 सेकेंड। अब इक्विवेलेंट मास निकाल दे। निकेल इज इक्वल टू एटॉमिक मास माई वैलेंसी। द एटॉमिक मास ऑफ निकेल इज 58.5 और वैलेंसी हो गया 'therefore equivalent mass is equal to 58.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी वैलेंसी इसकी 2 है, 29.2। क्या कहेंगे, चूंकि 96500 कूलम लिबरेट्स 29.25 ग्राम निकेल। therefore 1 पर 29.25 by 96500, इसलिए 29.25 इंटू 96500, ये इक्विवेलेंट टू 8.84। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1.84। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए कि निकेल नाइट्रेट को हमने आयन के रूप में तोड़ दिया, जिसके कारण हमें वैलेंसी प्राप्त हो गई कि निकेल की वैलेंसी जो है एटॉमिक मास निकेल का 58.5 होता है और इक्विवेलेंट मास हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, यानी 58.5 by 2, यानी 29.25। अब आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 96500 कूलम लिबरेटेड 29.25 ग्राम निकेल। 1 पर ये हो गया और ये 1200 पर हमें निकाल देना है। 1200 पर हमने देखा था, इसका कैलकुलेशन करने के बाद हमें 1.84 इसका कैलकुलेशन रिजल्ट आ जाता है। अब ये तो केवल फर्स्ट लॉ पर था। अब हम लोग सेकेंड लॉ पर देखें कि मास ऑफ एक्स लिबरेटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाई लिबरेटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ एक्स और इक्विवेलेंट मास ऑफ वाई। ये इसमें हम लोग को क्या करना है कि जो पहले दिया रहेगा, जैसे मान लो कि कॉपर सल्फेट है और सिल्वर नाइट्रेट है, तो इसमें अगर पहले कॉपर सल्फेट आया तो इसको हम लोग मानेंगे x, और बाद में AgNO3 आया तो इसको हम लोग मानेंगे a, और इसी के सहायता से एक हम लोग न्यूमेरिकल बनाए।
अब इसमें दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दिया हुआ है और एक AgAl3। इसमें हमें देखना है फॉर्मूला जो हमारा है, पहला है हमारा चूंकि कॉपर सल्फेट, तो क्या कहेंगे, मास ऑफ कॉपर सल्फेट डिपॉजिटेड बाय मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डिपॉजिटेड is equal to equivalent mass of copper divided by equivalent mass of silver। तो हम लोग पहले निकाल दे, कॉपर सल्फेट ले लें, आयन के रूप में तोड़ दें, Cu2SO4 2-, इसलिए इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी, यानी 63.5/2 यानी 31.75। सिमिलरली सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ionizes as Ag plus NO3 minus। Here valency of silver is 1, therefore equivalent mass is equal to atomic mass by valency यानी 100 डिवाइडेड बाई 1। तो पहले हो गया, फॉर्मूला हमारा क्या है, अगर दो दिया हुआ है सोल्यूशन सीरीज में जुड़ा हुआ है, एक है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और, तो पहला जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, बाद वाला जो होगा वो नीचे रहेगा। तो ये मास ऑफ कॉपर सल्फेट डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ। तो ये करंट फ्लोइंग थ्रू कॉपर सल्फेट एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन which are present in series if 0.5 ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड, यानी मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, mass of copper deposited is equal to 0.7 ग्राम। हमें निकाल देना है बेटा मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड। क्या कहेंगे बाबू, 0.7 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 31.75 डिवाइडेड बाई 108 और 31.75 x इज इक्वल टू 0.7 इंटू 108 और x इज इक्वल टू 0.7 इंटू 108 डिवाइडेड बाई 31.75। ये पॉइंट के बाद दो अंक है, अगर इसे हम जीरो कर दें ये पॉइंट हट जाता है, ये हो गया 70 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 31.75। 5 से ये हो गया 14, 25, 5 को 5, 14, 25, 70, ठीक है। 5 × 30, 5 × 15, 25। अब ये नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, यानी 108 × 14/635। अब इसका कैलकुलेशन करें। यहाँ पर हम लोग ने देखा इसका एटॉमिक मास हमने निकाल लिया, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर का एटॉमिक मास हमने निकाल लिया और इसके आधार पर हमने देखा क्योंकि यह दिया हुआ है 0.7 ग्राम कॉपर डिपॉजिटेड। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करें। 100
मल्टीप्लाई बाई 14, 32, 8 3 11, 4 1 5, 6 30, 2 12, 1200, 2 11 में से हट गया, 4 में से हो गया, 6 3 8, 5 से 1 15, 2 3 का 9 1 10, 6 3 5, यानी आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 2.38, यानी दैट इज मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू 2.38। ये हुआ न्यूमेरिकल फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पर। अब हम लोग आगे बढ़े, दूसरे पॉइंट को देखें। अब हम लोग इसमें नया टॉपिक देखें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इसमें होता क्या है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड मीन्स कैथोड और एनोड्स का इलेक्ट्रोड एंड आयंस इन सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो डिफरेंस किसका देखना है? तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड्स कौन कौन हो गए? कैथोड और एनोड एंड आयंस in solution is called electrode potential, or in other words the tendency of electrode to lose or gain electrons when it is contact with the solution। कि जैसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑफ इट्स ओन आयन is called known as electrode potential। The value of electrode potential depends upon nature of the metal, कि मेटल की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कि आयंस की कंसंट्रेशन कितने हैं सॉल्यूशन में वो दिखाता है, और ये टेम्परेचर। तो मेनली इसमें क्या होता है कि हम लोग जब टेम्परेचर लेते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 273 + 25 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 298 केल्विन। The electrode potential is generally measured under standard condition of temperature 298 Kelvin and 1 mole concentration of the ions in solution is called standard electrode potential। अब ये होते हैं, there are of two types। एक हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि लूज करता है इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होता है कि गेन करता है इलेक्ट्रॉन। इसे हम लोग देखें तो क्या हुआ इसका डिफरेंशन, कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड आयंस इन सोल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इन अदर वर्ड्स ये और भी आसान हो जाता है कि ऐसे इलेक्ट्रोड जो जैसे सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आता है तो या तो ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। जो लूज करेगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा, जो गेन करेगा वो रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। द इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन्स इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विथ द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मेटल, यानी मेटल का नेचर क्या है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, और तीसरा हो गया टेम्परेचर। तो जनरली हम लोग टेम्परेचर लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेते हैं, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर को हमने बताया ना कि 273 डिग्री सेल्सियस। तो ये रूम टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर में लेते हैं। तो चूँकि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो 273 + 25 इज इक्वल टू 298। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जनरली मेजर्ड under standard conditions of temperature and 1
molar concentration of the ions in solution is called standard electrode potential. It is of two types. पहला है oxidation potential. It is a tendency of electrode to lose electrons. ऐसे electrode जिसके पास ये tendency हो कि वो electron lose करे and a result it gets oxidized. जब lose करेगा electrode तो वो oxidize हो जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. यानी मेटल फाउंड इन सॉलिड स्टेट आफ्टर आयोनाइजेशन, मेटल N प्लस एक्वस सोल्यूशन और Xe-1 ये एक्वस सोल्यूशन में. एग्जाम्पल ले ले बेटा. जिंक विच इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट Zn2 प्लस 2E माइनस. उसी तरह से कॉपर का Cu2 प्लस 2E माइनस. सिल्वर का Ag प्लस E माइनस. सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या हुआ कि लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, इसमें क्या करेगा? गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या कहोगे? इट इज द टेंडेंसी ऑफ द electrode to gain electron and as a result it gets reduced is called reduction potential. As for example, M2 प्लस या N प्लस लेके चले, इसी के लिए हो जाएगा, प्लस Xe-1 gives rise to M. जैसे Zn2 प्लस 2E माइनस gives rise to Zn. Cu2 प्लस 2E माइनस gives rise to Cu solid. Ag प्लस E माइनस gives rise to X. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के हो गए, एक हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा हो गया रिडक्शन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होता है कि ऐसे इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है और वो स्वयं क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज कर जाता है, उसे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं. जैसे MS दिया है, ये M यानी मेटल इन सॉलिड स्टेट लूज M प्लस N एक्वस प्लस Xe माइनस. एग्जाम्पल में जिंक फाउंड इन सॉलिड स्टेट आफ्टर आयोनाइजेशन गिव्स Zn2 प्लस और 2E माइनस. सिमिलरली कॉपर फाउंड इन सॉलिड स्टेट आयोनाइजेज एज Cu2 प्लस 2E माइनस. सिल्वर गिव्स सिल्वर आयन एंड E. Or it is just reverse of oxidation potential. It is a tendency of electrode to gain electron and as a result it gets reduced is called reduction potential. ये N प्लस Xe माइनस gives rise to F. जैसे Zn2 प्लस 2E माइनस gives rise to Zn. Cu2 प्लस 2E माइनस gives rise to copper. Solid state silver ion gives rise to silver found in solid state.
अब हम लोग ईएमएफ और सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल के बारे में जानकारी लें। इसमें कहता क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पोटेंशियल ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड constituting an electrochemical cell is known as electromotive force और सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल। यानी डिफरेंस देखना है किसके बीच, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू इलेक्ट्रोड, जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंस होगा वो बनाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसे ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल ऑफ ए सेल। अब इसी के सहायता से हम लोग ईएमएफ ऑफ ए सेल निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि ईएमएफ ऑफ द सेल विच इज डिफरेंस बिटवीन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड। यानी पहले हम लोग सेल जो रिएक्शन तैयार करते हैं उसमें कैथोड और एनोड दोनों रहते हैं। हम लोग इस तरह से उसे व्यवस्थित करते हैं सेल रिएक्शन को कि लेफ्ट में ऑक्सीडेशन की क्रिया हो और राइट में रिडक्शन की क्रिया हो। तो ये एल मीन्स लेफ्ट, ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, ए मीन्स एनोड एंड एन मीन्स निगेटिव। तो ये कहता है ना कि द ईएमएफ E naught of the cell which is difference between the reduction potential of the cathode and anode is determined by the following step। कौन सा स्टेप लेंगे बेटा कि पहले राइट द टू हाफ सेल रिएक्शन। हम लोग पहले हाफ सेल रिएक्शन देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि जिंक हमने लिया, सॉलिड स्टेट में आयन के रूप में आया Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2E माइनस, ये हाफ सेल रिएक्शन हो गया। फिर CO2 प्लस CO सॉलिड, ये हाफ सेल रिएक्शन हो गया। तो दोनों की सहायता से ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगा, वी राइट एज Zn सॉलिड स्टेट CO2 प्लस CO सॉलिड, ये हो गया स्लैश, ये सॉल्ट ब्रीज, तो ये कहता है ना कि राइट द टू हाफ सेल रिएक्शन in such a way that the reaction taking place at the left hand side, left hand में कौन हुआ, जिंक हुआ, left hand side electrode is written as an oxidation। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़कर +2 हो जाती है, यहाँ +2 से घटकर 0 हो जाती है। तो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द लेफ्ट हैंड electrode is written as an oxidation reaction and that taking place at the right hand electrode is written as reduction। इससे हम लोग आसानी से सीख सकते हैं, एक LOAN मीन्स लेफ्ट में ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी और एनोड कहाँ होगा, उस पर निगेटिव चार्ज होंगे। अब इसका दूसरा प्रोसेस हम लोग देखें, ये था नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखें हम लोग। इसमें होता क्या है कि ये जो n की संख्या है निश्चित रूप से समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं हो रहा है तो हम लोग ऐसा मल्टीपल करेंगे कि उसके आयन समान हो जाए, यानी n का वैल्यू सेम हो जाए।
लेकिन इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वैल्यू पर कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब इसका दूसरा पॉइंट है कि मल्टीप्लाई वन ऑफ द इक्वेशन इफ नेसेसरी बाय सुटेबल नंबर टू इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द टू इक्वेशन बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ई नॉट आर नॉट मल्टीप्लाई। इसका कहने का अर्थ क्या है कि अगर किसी इक्वेशन में n का वैल्यू सेम नहीं आ रहा है तो हम लोग वैसे सूटेबल नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे कि जिससे कि उसका इलेक्ट्रोड नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड सेम हो जाए दोनों के इक्वेशन में, लेकिन इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू में हम लोग उस संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि मल्टीप्लाई करना है वैसे इक्वेशन में जो कि आवश्यकता है फॉर सूटेबल नंबर टू इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, यानी दोनों इलेक्ट्रोड की संख्या क्या हो जाए, समान हो जाए इक्वेशन में, लेकिन उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू ई नॉट का वैल्यू कब नहीं मल्टीप्लाई करते। जैसे हम लोग को कॉपर प्लस सिल्वर का सेल रिएक्शन तैयार करना है। कॉपर प्लस सिल्वर का, तो कॉपर का हम लोग ले लें कॉपर सॉलिड स्टेट Cu2 प्लस 2E माइनस, ये हाफ सेल रिएक्शन हो गया। उसी तरह से सिल्वर सॉलिड, ये हाफ सेल रिएक्शन। अब यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर n की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ पर n की संख्या क्या है, 1 है। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और सेल रिएक्शन को तैयार इस प्रकार करते हैं कि Cu सॉलिड Cu2 प्लस एक्वस स्लैश 2 से मल्टीप्लाई कर दें Ag प्लस एक्वस Ag सॉलिड। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पर आयन की संख्या 2 थी, यहाँ आयन की संख्या 1 थी, तो आयन की संख्या को यानी n के संख्या को समान करने के लिए हमने कितनी संख्या से गुना किया, तो 2 से गुना किया, जिससे ये अब दोनों का n वैल्यू क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। यही कहता है ना कि मल्टीप्लाई वन ऑफ द इक्वेशन इफ नेसेसरी बाय सुटेबल नंबर टू इक्वेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड इन द टू इक्वेशन बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ई नॉट आर नॉट मल्टीप्लाई। तीसरा है बेटा, the EMF of the cell E naught cell is equal to the difference between the standard electrode potential of cathode and standard electrode potential of anode। यानी इसमें क्या होता है कि E naught cell is equal to E cathode minus E anode। यहाँ पर जो राइट साइड में रहता है वो कैथोड की तरह कार्य करता है और लेफ्ट साइड में रहता है वो एनोड की तरह कार्य करता है। और दूसरे में यही हम लोग कहते हैं कि 10 E नॉट सेल इज इक्वल टू E राइट माइनस E लेफ्ट। ऐसे कहेंगे तो दिमाग में हटा लेना है कि राइट साइड में ही ये कैथोड होते हैं, EMF ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो राइट साइड में कैथोड और लेफ्ट साइड में एनोड, यानी इसे हम लोग दूसरी तरह से कहते हैं कि 10 E नॉट सेल इज इक्वल टू E राइट, पहले राइट वाले लेंगे, माइनस E लेफ्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट कि इफ द EMF ऑफ ए सेल इज पॉजिटिव, अगर EMF ऑफ सेल पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन फिजिबल होगा इन द गिवन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो उस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन अगर EMF वैल्यू क्या होता है, निगेटिव रहता है, द सेल रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल, तो उसमें यह क्या होता है,
ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होता है इन द गिवन डायरेक्शन, तो हम लोग क्या करते हैं, द रिएक्शन मस्ट बी ऑकरिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, उसे हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, दस टू गेट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल द इलेक्ट्रोड्स आर रिवर्स्ड। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमें बनाना है, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट, तो राइट में कौन है बेटा, Cu2 प्लस माइनस लेफ्ट Ag प्लस, ये हो गया माइनस ई माइनस राइट ई लेफ्ट और ई कैथोड बाई ई एनोड। तो ये हुआ, इस आधार पर हम लोग किसी भी सेल रिएक्शन को आसानी पूर्वक तैयार कर सकते हैं। एक सेल रिएक्शन को देखा जाए फिर से, इसमें हम लोग आयरन और कॉपर ले या जिंक, कॉपर तो हम लोग ले लिए, आयरन और कॉपर को लेके चले। इसमें देखा जाए, अब ये कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट सेल के रिएक्शन को हम लोग देखें। कॉपर सॉलिड स्टेट Cu2 प्लस एक्वस प्लस 2E माइनस, ये हाफ सेल रिएक्शन हो गया। सिल्वर सॉलिड, ये हाफ सेल रिएक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो गया, सेल रिएक्शन यानी Cu स्लैश Cu2 प्लस एक्वस सॉल्ट ब्रिज, ये है Ag प्लस फिर यहाँ हम देखते हैं कि आयन की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ आयन की संख्या 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से कि आयन की संख्या यानी N की संख्या समान हो जाए। अब यह रिएक्शन अगर पॉजिटिव है ईएमएफ का वैल्यू, इसका अर्थ है कि डेल्टा G का वैल्यू जरूर निगेटिव होगा और रिएक्शन जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में फिजिबल होगा। अगर ईएमएफ सेल का वैल्यू निगेटिव आता है, इसका अर्थ है कि जो फिजिबल होना है वो इनफिजिबल हो जाता है, यानी जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है तो उसमें कभी भी ईएमएफ पॉजिटिव नहीं होगा, उसके डायरेक्शन को हम लोग बदल देते हैं जिससे ईएमएफ वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। आज के वीडियो में हमने बताया कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या है और कैसे किसी भी सेल रिएक्शन को तैयार करेंगे, उसके प्रोसेस को हमने बताया। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।